हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 7th है गुडविल चैप्टर की। पिछली क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ट्राई किए थे और आज की क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको गुडविल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किए। तो सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में या पहली क्लासेस में डिस्कस की है गुडविल के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल वो अमाउंट होती है जो एक सेलर डिमांड करता है बायर से, क्या कहते हुए कि भाई मेरी मेहनत का फल। गुडविल क्या होता है? सेलर डिमांड करता है बायर से वो अमाउंट जो सेलर डिमांड करता है बायर से, कहते हुए कि भाई मेरी मेहनत का फल जो तू लेके जा रहा है उसके पैसे मुझे आज ही दे दे। वो क्या है? गुडविल। वो क्या है? गुडविल। गुडविल एक नाम दिया किस चीज़ को? मेहनत के फल को। किसकी मेहनत है? सेलर की। जो कौन खरीद रहा है? बायर। तो उसके पैसे वो पहले ही मांग रहा है, जो कि बायर देने को तैयार हो जाता है। उसको क्या नाम दिया उन्होंने? गुडविल। जो कि हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर भी चुके हैं, कैसे निकालते हैं, क्या होता है। जो दूसरे पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो है कि सेकंड पॉइंट ये है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल क्या होता है? जो चीज़ हम टच नहीं कर सकते और छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। कांट बी सीन, कांट बी टच्ड, कांट बी सीन, ये हमारे क्या हो गए? इंटेंजिबल। एसेट क्या होते हैं? वो चीज, वो पूंजी जो किसी भी बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करे, वो एसेट्स होता है। जैसे मशीनरी होती है, वो आप क्यों खरीदता है? बिजनेसमैन मशीनरी क्यों खरीदता है? ताकि उसका बिजनेस ग्रो कर सके, वो नया प्रोडक्ट बनाए, बेचे, मार्केट में ग्रो करे। लैंड क्यों लेता है? ताकि फैक्ट्री वो चला सके, फैक्ट्री बिल्डिंग होती है। कैश क्यों होता है? उसके ऊपर एसेट्स होता है, कैश भी एसेट्स होता है। वो इसलिए लेता है कैश क्योंकि वो बिजनेस को डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए या कोई एसेट्स खरीदने के लिए, जिस मर्जी के लिए, उसके खर्चे के लिए कैश चाहिए होता है, बैंक चाहिए होता है। तो ये सब क्या हो गए? हमारे एसेट्स हो गए। वैसे इनटेंजिबल, इन चीज़ों को तो हम टच कर सकते हैं, ये क्या हो गए? हमारे टेंजिबल एसेट्स। लेकिन गुडविल क्या होता है? इसको देखा नहीं जा सकता, इसको कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। और आपको पता है कि हम एसेट्स को कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में। यानी गुडविल कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें पता था कि एसेट्स बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड यहाँ पे शो होते हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट में होते हैं इसको डेबिट कहते हैं, हम क्रेडिट साइड इसको कहते हैं। यानी कि एसेट साइड में हम बैलेंस शीट के शो करते हैं गुडविल को। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सबको ही पता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ इसमें ये है, मान लो राम का हमने एग्जाम्पल लिया था। ये राम की बैलेंस शीट है और ये श्याम की बैलेंस शीट है। और ये श्याम की बैलेंस शीट है। राम क्या है? सेलर। यानी ये बिजनेस बेच रहा है, ये बिजनेस खरीद रहा है। श्याम बिजनेस खरीद रहा है, लेकिन जो सेलर होता है उसकी बुक्स में एसेट साइड में गुडविल शो नहीं होती। एसेट इसके में मशीनरी होती है, 1 लाख की मान लो इसके पास मशीनरी होगी, इसके पास लैंड 50,000 का होगा। तो ये जब एसेट्स, जब ये बिजनेस खरीद लेगा बायर इसका बिजनेस, तो वही एसेट्स इसके पास आ जाएंगे। एक लाख की मशीनरी, 1,50,000 की लैंड इसके पास, उसने बिजनेस एज इट इज खरीद लिया, उसका बिजनेस खरीद लिया। लेकिन इसके पास गुडविल नहीं थी, तो वो गुडविल खरीद कैसे रहा है? इसके एसेट में तो गुडविल है नहीं, ये कैसे खरीद रहा है? तो भाई इसका सीधा सा जवाब है, गुडविल क्या होती है? वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बायर पे करता है सेलर को, वो गुडविल होता है। मान लो अब ये जो बिजनेस है इनका, ये 1.5 लाख रुपए का है, क्योंकि हमारे पास इतना ही है, कोई और चीज़ थी ही नहीं इनकी, कैपिटल कैश का कुछ नहीं है, क्योंकि कैश से सब कुछ खरीद लिया। तो ये मैं मान के चलूँ उनके पास कैश कुछ नील है। अगर आप चाहते हो कैश भी शो करे, नहीं कैश, मैं मानो कैश नहीं है, तो गुडविल तो है नहीं, फिर इस पास गुडविल कैसे शो करेगा? गुडविल तो एसेट में आता है, तो ये तो पैसे दे रहा है,
तो बात ये है भाई कि जो सेलर होता है वो गुडविल क्या होती है, गुडविल वो उसकी हिडन होती है, गुडविल वो गुडविल उसके पास होती है लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं निकाल सकता। गुडविल इसने जनरेट की है, इसने जनरेट की है गुडविल, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसलिए शो नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वही चीज़ शो करते हैं जिसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल सके। जब तक ये खरीद नहीं रहा था, इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी गुडविल की, वो बिजनेस के अंदर ही गुडविल है लेकिन उसको हमने निकाला नहीं था। अब वो एक्स्ट्रा अमाउंट इसके एफर्ट से इसने बिजनेस को ग्रो करवाया, इसने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाई, वही गुडविल है। लेकिन इस गुडविल के जो उसके पास है उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू वो निकाल नहीं सकता, तो वो गुडविल शो भी नहीं कर सकता। अगर राम ये बोले गवर्नमेंट को कि भाई मेरी गुडविल 1 लाख रुपए की है, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है, तो मुझे यहाँ पे शो करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट उससे पूछेगी, इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कि भाई आप गुडविल यहाँ पे शो करना चाहते हो, तो इसका प्रूफ क्या है कि आपके पास 1 लाख की गुडविल है? क्या पता आपके पास 20,000 की गुडविल हो, क्या पता आपके पास 30,000 की गुडविल, इसका कोई प्रूफ है? लेकिन बायर के पास प्रूफ होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसको पे करेगा वही गुडविल है। इसने इसको पे किया एक्स्ट्रा अमाउंट 50,000 या 30,000 मान लेते, इसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की, इसने इस बिजनेस के लिए 1,80,000 पे किए, तो 1.5 लाख इसके और 30,000 इसके, तो गुडविल कितनी होगी? 30,000। जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है वही गुडविल है। तो इसने 1,80,000 पे किए थे, तो ये क्या हो गया? कैपिटल हमारा कितना आ गया? 1,80,000। तो भाई देखो, गुडविल बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होता है, ना कि सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये सेकंड पॉइंट था, आपको याद हो गया कि भाई बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल शो होगा, उस अमाउंट से जो उसने एक्स्ट्रा पे किया वही गुडविल वो शो होगा। सेलर की बुक ऑफ अकाउंट में वो नहीं होता, वो होता उसके पास लेकिन उसकी बुक में शो नहीं होता, क्योंकि उसकी वो वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब मैं इसको और एक थर्ड पॉइंट के थ्रू आपको एलेबरेट करना चाहूँगा। थर्ड पॉइंट में क्या बताना चाहता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था गुडविल मेहनत का फल जो सेलर डिमांड करता है बायर से, ये कहते हुए कि भाई मेरी मेहनत का फल तू लेके जा रहा है तो आज ही मुझे दे दे, वो गुडविल है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया था गुडविल कहाँ पे शो होती है? बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तीसरी क्या होते हैं? गुडविल 2 टाइप्स की गुडविल होते हैं, 2 टाइप्स की गुडविल। एक गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड, एक गुडविल होती है परचेज्ड। यही चीज़ मैं पिछली पॉइंट में समझा चुका हूँ। सेल्फ जनरेटेड, जो राम कह रहा था कि मेरे पास गुडविल है, राम कह रहा था मैंने बिजनेस को ग्रो करवाया, मेरे बिजनेस की वर्थ मार्केट में ज़्यादा है और उसमें गुडविल है, वो है सेल्फ जनरेटेड। उसने अपने बिजनेस को अपनी मेहनत के फलस्वरूप या अपनी लोकेशन की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से उसकी बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जैसे नॉर्मल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा थी उसके बिजनेस की वैल्यू, इसलिए वो कह रहा था वो गुडविल है। तो किसने जनरेट की थी गुडविल? राम ने। लेकिन इस गुडविल को हम शो नहीं करते, इसको हम बुक्स अकाउंट में शो नहीं करते, यानी कि बैलेंस शीट में शो नहीं करते, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड होते हैं। इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हो नहीं, लेकिन किसके पास थे गुडविल? राम के पास। लेकिन राम के पास उसकी वैल्यू कितनी है वो निकालने का कोई जरिया नहीं है, और ना वो बता सकता है कि फिर गुडविल इसलिए बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। एक होती है परचेज, जो किसने की है? शाम ने गुडविल परचेज की है, खरीदी है। खरीदी हुई गुडविल की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, इसलिए उसको हम शो करेंगे। बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट होती है तो हमें उसको कहाँ पे शो करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि उसके लिए उसने पैसे दिए हैं। यानी जितनी अमाउंट पे और कितनी होगी गुडविल? अमाउंट पेड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड, वो क्वेश्चन में हम सोल्व कर लेंगे गुडविल कैसे निकालते हैं। तो मेरा मकसद क्या था बताने का आपको
कि गुडविल दो तरह की होती है। एक सेल्फ जनरेटेड, जो सेलर होता है बिजनेस का, उसने अपनी मेहनत की फॉर्म में, मेहनत की वजह से अपने बिजनेस की वर्थ को, वैल्यू को मार्केट में बढ़ाया और बिजनेस से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको कहेंगे उसके पास गुडविल है, लेकिन उसकी वो वैल्यू एक्चुअली में निकाल नहीं सकता। हाँ भाई ज़्यादा है, कहता है मेरी 10 लाख रुपए की गुडविल है, ये मान लेता है, लेकिन क्या इसका सबूत दे सकता है कि गुडविल की 10 लाख कैसे निकाला उसने? क्या तूने उसके लिए कोई पेमेंट की है किसी को? जिस चीज़ के लिए आपने पेमेंट ही नहीं की है तो आप उसको कैसे शो करोगे? मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए। आप घर में चाय बनाते हो, आपने चाय बनाई, टी, आपने टी मेकिंग टेक्निक सीखी, कोई आपने तरीका इजाद किया जिसमें कि आप चाय बना सकते हो अच्छी तरीके से। आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया जैसे कि आप चाय आपकी अच्छी स्वादिष्ट, मतलब उससे स्वाद आए, उसमें खुशबू अच्छी आए। आपने एक तरीका बनाया, एक फॉर्मूला बनाया, एक फॉर्मूला बनाया जिससे कि चाय बहुत अच्छी बनती हो। आप घर में चाय बना रहे हो, घर वाले सब पी रहे हैं, तो क्या आप बाहर वालों से बोल सकते हो कि भाई मेरी चाय की कीमत 1 लाख रुपए है, 2 लाख है, इस फॉर्मूले की कीमत 1 लाख रुपये, 2 लाख है? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्योंकि क्या आपने इसको ख़रीदा है? क्या आपने इसको पैसे दे के लेके आए हो? इसको आपने खुद ही ईजाद की है ना। तो क्या अगर आप कोई बिजनेसमैन हो और आपकी कोई बैलेंस शीट बनती हो, क्या उस चीज़ को आप फॉर्मूले की अमाउंट लिख सकते हो? यहाँ पे फॉर्मूला है मेरे पास, इनटेंजिबल एसेट के फॉर्म में फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू आप 1 लाख रुपये लिख सकते हो। 1 लाख के आप 1 करोड़ भी लिख दोगे फिर तो, अगर आपकी मर्जी से ही चल रहा होगा तो। जब आपने उसके लिए कोई पेमेंट ही नहीं की, वो आपने खुद ही ईजाद किया है, खुद ही बनाया है, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की, कोई पैसे आपकी जेब से नहीं गए, जब आपका कोई खर्चा ही नहीं हुआ, ना अभी हुआ है ना होने वाला है उसके ऊपर खर्चा। अगर आपने उसके ऊपर खर्चा किया है, अगर आपने उस चीज़ के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, तो आप एक्सपेंसेस शो कर दोगे, लेकिन गुडविल के नाम के नहीं, उस फॉर्मूले के नाम के, पेटेंट के नाम के, किसी भी चीज़ के नाम के आप लिख दोगे, फॉर्मूले के ऊपर मेरा खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में डाल दोगे। लेकिन अगर वही फॉर्मूला आप बेच देते हो, वो फॉर्मूला कितने समय तक, लंबे समय तक उस बंदे के काम आने वाला है। कोई भी चीज़ जब आपके लंबे समय तक बेनिफिट देती है, उसको आपकी हेल्प करती है कमाने में, तो आपकी क्या हो जाती है? वो एसेट। जो आपको 1 साल में बेनिफिट देती है, 1 साल के लिए बेनिफिट देती है, उसको क्या कहती है? आप P&L अकाउंट में उस खर्चे को P&L अकाउंट में शो करते हो, और उसकी इनकम को आप P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हो। लेकिन फॉर्मूला जो आपको लंबे समय तक काम आने वाला है, उसको कहाँ पे शो करते हो आप? बैलेंस शीट में। ये आपको काफ़ी सालों तक इनकम देगा, तो इसके ऊपर जो खर्चा होगा वो आप बैलेंस शीट में शो करोगे। अगर आपने इसके ऊपर खर्चा किया है तो आप बैलेंस शीट में शो करोगे, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला ऐसे ही सोचा था और बना लिया, इसके ऊपर खर्चा नहीं किया, तो आप बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे। लेकिन अगर यही फॉर्मूला आप बेच दोगे किसी बंदे को, ये A है और ये B है, इसकी बैलेंस शीट है, तो क्या इसने इस फॉर्मूले के लिए पैसे दिए? तो यहाँ पे लिखेगा फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला खरीदा तो उस फॉर्मूले के नाम से वैसे डाल देगा 1 लाख रुपए। तो कुछ भी चीज़ उसने खरीदी है जो उसको लंबे समय तक काम आने वाली है, तो उसको लिख देगा। अब मशीनरी खरीदते हो तो मशीनरी की वैल्यू डाल देते हो, यहाँ पे डालते हो ना वैल्यू। अगर आपको मशीनरी ऐसे ही मिल गई, फ्री में मिल गई, तो उसकी वैल्यू लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। जो चीज़ आपको फ्री में पड़ी है उसको आप एसेट साइड में शो नहीं कर सकते, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि भाई जिस सेलर ने गुडविल को खुद जनरेट किया, उसने अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाई है, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ाई है उसका वो सबूत नहीं दे सकता, तो उसको बैलेंस शीट में शो भी नहीं कर सकते। इस बंदे ने इसके पैसे दिए है, वो सबूत दे सकता है भाई मैंने इतने पैसे दिए हैं एक्स्ट्रा गुडविल के नाम के, इस चीज़ को खरीदने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट दी है गुडविल के नाम के, वही वो शो कर सकता है गुडविल इंटेंजिबल एसेट की फॉर्म में। अब हम इसके क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब हमने 3 पॉइंट कर लिए थे, 3 पॉइंट कर चुके हैं हम। कौन कौन से? गुडविल क्या होती है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है। और तीसरा पॉइंट क्या था? गुडविल के टाइप, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। जो पिछली क्लास में हमारे क्वेश्चन हो गए थे, हमने 7th और 8th क्वेश्चन कर लिया था। 9th क्वेश्चन हमें करना है। ये जो मेरे पास बुक है ये एडिशन 2019 की है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें। लेकिन जो एडिशन 2020 है, जो न्यू बुक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बुक कोई भी यूज़ करो, सेम फॉर्मेट है, क्वेश्चन आगे पीछे कर रखे हैं, आंसर भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, डिक्टो है, नाम चेंज कर दिया है, लेकिन अंदर जो डाटा है, यानी कि जो न्यूमेरिकल में जो नंबर्स है, अमाउंट है, वो सेम है।
तो आप कोई भी बुक यूज़ करो, आपको कोई कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो जिन बच्चों के पास न्यू एडिशन की बुक है 2020 की, वो क्वेश्चन नंबर 5 है उनके लिए। जिनके पास 2019 की बुक है उनके क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है, बस मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि ये 7 और 8 के बराबर ही है, एक जैसा ही है। तो भारत एंड भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दो पार्टनर हैं, वो 3:2 रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है उनके 5 हिस्से करते हैं, 3 2 5 हिस्से करते हैं, 3 हिस्से ये ले जाता है, 2 हिस्से ये ले जाता है। ये रेशियो का ऐसे हम समझते हैं। मनु को एडमिट करते हैं, मनु को वो प्रॉफिट देने को तैयार है 2/5 शेयर, यानी जितना भी हिस्सा होगा प्रॉफिट हो उसका 5वां हिस्सा, 5 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से वो लेके जाएगा, ये प्रॉफिट वो लेके जाएगा। जब वो बंदा नया पार्टनर आ रहा है तो हम उससे गुडविल मंगवाएंगे, क्योंकि वो चलते चलते यानी न्यू बिजनेस में नहीं बल्कि पुराने बिजनेस में ही एंटर कर रहा है, जो कि वेल स्टैब्लिश है, पहले से इस्टेब्लिश है। तो फिर क्या होगा, उसको गुडविल लेके आने पड़ेगी। तो क्वेश्चन हमारा मेन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल को निकालने के लिए हमें 2 साल का परचेज मानना पड़ेगा, 2 ईयर परचेज मानने पड़ेगा, और 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 2 साल का परचेज मतलब ये मानेंगे कि 2 सालों तक कमाएंगे। 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 2 ईयर्स, और क्या कमाएंगे हर साल 3 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का एवरेज, यानी कि 1 साल में कितना कमाएंगे, जो 3 साल में कमा रहे हैं उसका एवरेज, 3 साल का जो कमाई है उसका एवरेज कर लो, वही हमारे 1 साल की कमाई है, इनटू किसे करना है 2 ईयर परचेज से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है, सॉरी प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है हमें, तो देख लेते हैं। 3 साल का है 17 18 19, तो 17 18 19 17 साल में 2017 में क्या कह रहे हैं, ऊपर से पढ़ लेता है, चलो 2019। प्रॉफिट है 30,000 का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो प्रॉफिट हमें दिया होता है उसके अंदर जो भी गलती होती है, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है या एबनॉर्मल लॉस होता है, वो खर्चा या वो इनकम कमाई जो कभी कभी होती है, हर साल नहीं होने वाली है, जो एकदम से ऐसे ही हो गई है, जरूरी नहीं अगले साल हो या ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उस चीज़ को हमें हटाना होता है, उसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस। अब क्या आग हर साल लगती है, नहीं ना, तो इसका नुकसान एबनॉर्मल लॉस है। तो 30,000 के अंदर एबनॉर्मल लॉस का नुकसान माइनस हो रखा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे प्लस, जो चीज़ माइनस हो रखी है उसको क्या करेंगे प्लस। तो 40,000 को क्या करेंगे हम प्लस। हमारा पहले से ही 80,000 माइनस में नुकसान में जा रहा है। इसमें एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड है 1,10,000 का, हमने कंपनसेशन पे कर रखा है 1,10,000 का। और कंपनसेशन पे किसको किया है, वॉलेंट्री। क्या हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे काम करने वाले लोग हैं, क्या वो रिटायर होते रहते हैं, हर साल कोई ना कोई रिटायर हो रहा है, हर साल रिटायर होते रहते हैं। ये बंदा एक बार रिटायर होगा ना जीवन में, कि बार बार रिटायर होगा, तो इसके ऊपर जो कंपनसेशन पे कर रहे हैं क्या एक बार ही देंगे कि हर साल देंगे, तो एक बार ही देंगे। तो जो ये खर्चा है क्या ये हर साल होने वाला उस एम्प्लॉय के लिए, नहीं। तो इस खर्चे को जो हमने पीएनएल में डाला है इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे प्लस। तो 80,000 माइनस था और ये प्लस करेंगे 1,10,000, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 30,000 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, यानी 1,10,000 30,000 हमारा क्या आएगा प्रॉफिट। 2017 में हमें प्रॉफिट हुआ था 1,10,000 का, इंक्लूडिंग अ गेन। इस प्रॉफिट के अंदर हमें गेन इंक्लूड कर रखा है ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की सेल को हमने इंक्लूड कर रखा है। और आपको पता है जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो आपकी मशीनरी होती है, लैंड जो बैलेंस शीट का पार्ट होती है, जो चीज़ आपकी बैलेंस शीट में शो होती है, जो आपकी बैलेंस शीट में शो होने वाली चीज़ होती है, मान लो यहाँ पे मशीनरी है या लैंड है, फिक्स एसेट जो होती है, ये हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, हम किस लिए खरीदते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर हम इनको बेच रहे हैं तो ये क्या आप ये नॉर्मल एक्टिविटी है कि एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। क्या ये हर साल होती है, क्या मशीनरी बेच दोगे, जब मशीनरी खरीदते किस लिए हो, बेचने के लिए, किस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो इससे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको भी हमें पीएनएल से हटाना पड़ेगा ताकि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। तो 1,10,000 को हम क्या करेंगे, सॉरी 30,000 को क्या करेंगे 1,10,000 में माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट था, प्लस हो रखा होगा तो माइनस कर देंगे हटाने के लिए। तो ये क्वेश्चन खुद आपने ट्राई करना है, ईजी ऐसा कुछ नहीं है, पिछले 7th और 8th क्वेश्चन के बराबर ही है, जैसे ही है। 10th 11th और 12th क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ये 10th क्वेश्चन 2019 एडिशन का है, और जो न्यू बुक है जो 2020 एडिशन बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर। बुक जो न्यू बुक है उनमें नाम चेंज किया है, लेकिन जो डाटा है वो सेम है।
भास्कर एंड पिल्ले आर पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट. कनिका ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. ये क्वेश्चन हमें यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है इस बुक के लिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है. दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं. उन्होंने कनिका को एडमिट किया, उसको 1/4 शेयर 1/4 हिस्सा देंगे मुनाफे का. तो इस वजह से कनिका को गुडविल लाना है और कनिका अपनी गुडविल कैश में लेके आएगी. तो कोई बात नहीं, लेके तो आना है, कैश में लाया, चेक से लेके आए तो हमें कोई लुक आफ्टर नहीं है, या कोई सामान ही लिया उसके बदले में, कुछ भी ला सकती है. तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है. गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर. पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने सालों से इंटू करना है, 2 सालों से, वो हमारा क्या होगा, गुडविल. तो प्रॉफिट हमें 3 सालों का दिया, हम क्वेश्चन कर लेते हैं. तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि क्या करना है. कुछ और क्वेश्चन करते करते कर लेते हैं, चलो टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा. मैंने पहले यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले फॉर्मेट लिखा हुआ है. तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमें पता चल गया कि एवरेज मेथड से करना है. एडिशन में क्वेश्चन नंबर 10 है 2019 में, क्वेश्चन नंबर 6 एडिशन 2020 में. तो गुडविल एवरेज मेथड से करना है. तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. फिर हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. कितने साल का प्रॉफिट उनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, तो वर्किंग नोट 2 क्या करना है, हमने वो साल लिखने हैं. पिछली क्लासेज में जो मैंने क्वेश्चन किया तो मैंने उल्टा चलता था 2019, 18, 17, लेकिन मैंने बता दिया था आपको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हमें साल जो होता है लास्ट से शुरू करना होता है, साल लास्ट वाले सालों को इंक्लूड करना होता है. तो ये 3 ही साल है, तो 3, 17, 18, 19 मैंने लिख लिए. अब मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ. प्रॉफिट कितना दिया इन्होंने, 50,000 माइनस 20,000 का लॉस है इस साल में, और 70,000 का प्रॉफिट है इस साल. तो भाई इसमें एडजस्टमेंट क्या दी है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बता देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ. जो प्रॉफिट है 50,000 का, उसमें इंक्लूड करता है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट्स. हमने एक एसेट बेचा है, उसका प्रॉफिट इंक्लूड करता है 5,000 का. तो आपको पता है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस. तो 5,000 हम क्या करेंगे, माइनस 20,000 हमारा लॉस है, इसमें इंक्लूड करता है एक लॉस बाय फायर. आपको पता है ये जो लॉस है ये एबनॉर्मल, आग हर साल नहीं लगती, इससे जो नुकसान हर साल नहीं होने वाला, तो ये माइनस हो रखा है, तो क्या करेंगे, प्लस. प्रॉफिट है 70,000 का, इसमें एक इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूड करता है, इंश्योरेंस क्लेम. एक बात बताइए, इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप हर साल पे करते हो, वो तो आपको इंक्लूड करना चाहिए, वो हर साल की एक्टिविटी है, वो हर साल होता है. लेकिन क्या जो क्लेम होता है, जब आपने फायर इंश्योरेंस करा रखी है मान लो यहाँ पे, तो इसका जो प्रीमियम है वो हर साल करता है. मान लो कोई बंदे ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है, तो प्रीमियम वो हर साल पे करता है, पूरी लाइफ टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है. लेकिन वो जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है वो तो बंदा जब मर जाता है या कुछ टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही मिलता है ना इंश्योरेंस क्लेम. तो यानी कि इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एक ही बार मिलता है लाइफ टाइम में. जब आपने वो इंश्योरेंस कराया है फायर का, तो फायर लग जाएगी, जो उससे नुकसान हो उसके बाद क्लेम मिलेगा, जो प्रोसीजर उससे. तो आपको जो क्लेम है वो इनकम आना आपने, और 18,000 मिला है तो आपने इनकम में ही डाला होगा ना, पैसे आए हैं तो 18,000 आपने इनकम में डाला है, जो कि आपका लेकिन ये एबनॉर्मल गेन है, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस हटाने के लिए. इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. आप समझो हमेशा जब भी आपको इन्वेस्टमेंट दी होगी तो आपको कुछ ना लिखा हो कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस से रिलेटेड है कि नॉन ट्रेड है. बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो आपने ये मानना है कि नॉन ट्रेड है, बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है. और जब बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो बायर होता है वो बिजनेस खरीद रहा होता है, वो जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है वो थोड़ी खरीद रहा होता है, तो फिर उसकी जो इंटरेस्ट है वो भी वो नहीं मानेगा. जो चीज़ खरीदी नहीं उसकी इनकम को क्यों इंक्लूड करेगा, भाई तेरी वजह से मैं इंटरेस्ट तो कमाऊंगा ही नहीं, मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका पिछले क्लासेस में. तो इसको नॉन ट्रेड मानना है हमने.
तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसको हम हमेशा ये मानेंगे नॉन ट्रेड। तो इस इंटरेस्ट को हमने इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर, मुनाफे को इसको हटाना पड़ेगा। एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी 8000। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ये बिजनेस ने खुद इन्वेस्ट किया है क्या कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट, तो हम ये मानेंगे डिविडेंड रिसीव्ड ये हमारा हर साल होने वाली इनकम नहीं है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे माइनस, प्लस हो रखा है माइनस, तो इन तीनों चीज़ों को इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस। तो मैंने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन आप पोज करके खुद ट्राई कीजिएगा और फिर कीजिएगा, चेक कीजिएगा सॉल्यूशन को। क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये हमारा आ गया 45,000 नॉर्मल प्रॉफिट, ये साल में 10,000, इसमें 44,000, और हमारा टोटल हो गया हमारा 99,000। अब ये हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है टोटल 99,000 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया हमारा 33,000। 33,000 को हमने किससे करना है, हमने कितना परचेज दिया 2 ईयर्स परचेज, तो हमारा क्या आंसर आएगा 66,000। अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है ये 2019 एडिशन का, और क्वेश्चन नंबर 8 है 2020 एडिशन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट, गुडविल निकालने के लिए भाई बिजनेस खरीदा है सुमित ने खरीदा है अमित का बिजनेस, और उसने गुडविल निकालने के लिए क्या बोला है कि भाई 2 साल का परचेज मानेंगे और एवरेज प्रॉफिट लेंगे पिछले 4 साल के प्रॉफिट को। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर वर्ष, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट को हमें दिया हुआ है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है नॉर्मल तरीके से ही। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। Abnormal loss of 20,000 was debited to the profit and loss account for the year ended 31st March 2016। यानी ये 31st मार्च 2016, 17, 18, 19। तो कह रहे हैं कि भाई 31st 2016 को हमने एक एबनॉर्मल लॉस को डाला है, यानी कि खर्चा डाला है, माइनस किया है, डेबिट साइड डाला है 20,000 का जो एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल आइटम को क्या करेंगे ऐड, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 20,000। दूसरे क्वेश्चन में क्या पॉइंट में क्या कर रहा है, फिक्स्ड एसेट वो सोल्ड इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, इस साल हमने एक एसेट बेची है, एंड गेन ऑफ 25,000 वॉज क्रेडिटेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके गेन को हमने क्रेडिट किया है। तो आपको पता है जो गेन क्रेडिट हुआ है यानी कि प्लस किया है प्रॉफिट लगाने के लिए, तो उसको क्या करेंगे माइनस। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, ये 2 पॉइंट हम कर चुके हैं। 2018 वाले साल में फर्म ने इंश्योरेंस करवाना रह गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, इस साल में इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, बाकी सालों में पे किया हुआ है, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम पे होना चाहिए था, खर्चा डलना चाहिए था, क्योंकि अगर खर्चा डलता तो प्रॉफिट कम हो जाता, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट कम आएगा, और फिर एज इट इज़ गुडविल भी कम आएगी। तो फिर वही हुआ, भैया आपने गलती से इसमें खर्चा नहीं डाला है तो क्या करो, गलती को ठीक करो, डाल दो। यानी कि गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं एडजस्टमेंट में, अगर आपने कोई आइटम माइनस कर दी है और माइनस नहीं होनी चाहिए तो उसको प्लस कर दोगे, कोई आइटम प्लस कर दिया उसको प्लस नहीं होना चाहिए तो उसको क्या कर दोगे माइनस, और माइनस है तो प्लस कर दोगे, और कोई चीज़ जो आप डालनी भूल गई और डालनी चाहिए तो डाल दोगे, प्लस करना है तो प्लस कर दोगे, माइनस होनी चाहिए तो माइनस कर दोगे। तो इसमें आप एक खर्चा डालना भूल गए थे 15,000 का, वो डाल देंगे एज इट इज़। इस क्वेश्चन में भी मैंने बना रखा है पहले से ही फॉर्मेट, और आपको ताकि टाइम ना वेस्ट हो और उससे करना है। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये नॉर्मल प्रॉफिट का सम नंबर ऑफ ईयर 25 से डिवाइड, और यहाँ पे 16, 17, 18। तो प्रॉफिट कितना दिया था हमें यहाँ पे 80,000, 45,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। तो हमने पहले साल में हमें एक लॉस था, तो लॉस को क्या करेंगे प्लस, क्योंकि माइनस हो रखा है तो प्लस करेंगे, 16 का था। अगले पॉइंट में हमें एक फिक्स एसेट से प्रॉफिट हुआ था 17 में, उसको क्या करेंगे माइनस। अगले साल में हमें एक इंश्योरेंस खर्चा जो कौन से साल का 18 का हमें डालना रह गया था, इंश्योरेंस प्रीमियम 2018 में एक इंश्योरेंस प्रीमियम डालना रह गया, तो डालना है तो डालो भाई, रह गया तो उसको करो, इनको प्लस कर लेते हैं। ये कितना हो गया 1 लाख, ये कितना हो गया 1,20,000,
ये कितना हो गया 1,45,000, ये कितना हो गया 2 का 2 लाख, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक था। तो हमारा टोटल कितना है 5,65,000। 5,65,000 डिवाइड बाई 4 क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 14,125। तो एवरेज प्रॉफिट 2 साल से नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 साल का दिया है क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा हमें 28,2500। ये हमारी गुडविल आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 2020 एडिशन में क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। हमने पहले पिछले क्वेश्चन जो ट्राई किया सब में एक जैसा पॉइंट है, सिर्फ एक ही नया पॉइंट आ रहा है, वो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट वाला। तो पढ़ लेते हैं। गीत एंड मीत आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। इक्वल शेयर के लिए एडमिट किया, ये डिसाइड हुआ कि गुडविल क्या करेंगे। हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुडविल कैसे निकालेंगे। 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना होगा 3 साल, और एवरेज प्रॉफिट क्या लिया जाएगा 5 सालों का एवरेज लिया जाएगा। 5 सालों का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो पहले साल में लॉस हुआ, 2 साल में प्रॉफिट, ऐसे चलता गया। द फर्म हैड गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 2016 के एंड में हमने एक मशीन बेची थी जिससे कि 50,000 का प्रॉफिट कमाया था। तो ये चीज़ क्या होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ा रही है, इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस। प्रॉफिट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस। ये क्वेश्चन हम पहले पॉइंट कर चुके हैं। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 में 31 मार्च 2017 में हम एक बेफालतू का एबनॉर्मल लॉस डाला हुआ है 20,000 का, क्योंकि हमारी एक मशीन खराब हो गई थी, वो एबनॉर्मल लॉस है, हमें उसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे प्लस, क्योंकि वो चीज़ जो प्लस है उसको माइनस करेंगे हटाने के लिए, और जो माइनस होती है उसको प्लस करेंगे हटाने के लिए। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 अमाउंटेड टू 1 लाख वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। डेप्रीसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हमें यहाँ पे 1 जुलाई 2017 देखनी है। तो ये कौन से साल की गलती है पहले तो ये ढूंढना चाहिए कौन से साल की है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 17, तो ये वाला 31 मार्च 17, लेकिन ये इस साल की गलती है क्योंकि साल ये एंड है। साल शुरुआत कहाँ से होता है 1 अप्रैल से। साल कहाँ से शुरुआत होता है 1 अप्रैल 17 से। ये कहाँ से शुरू होगा 1 अप्रैल 16 से। तो ये 17 से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 18 को ख़त्म हो रहा है। तो आपको पता है काउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो ये कहाँ की है जुलाई की है, तो अप्रैल के बाद ही तो जुलाई आता है। तो फिर ये क्या हो गया भाई इस साल की गलती है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी थी एक साल की गलती है, फिर गलती क्या है वो देखना है। तो यानी इस साल में एडजस्टमेंट होगी या अगले इस साल में और अगले साल में, जहाँ पे भी एडजस्टमेंट इस साल से शुरू हो गया एडजस्टमेंट जो भी होगी। तो इनका कह रहा था कि भाई हमने क्या किया, एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी, कितने अमाउंट की खरीदी वो नहीं पता। उस मशीनरी के ऊपर हमने उसको ठीक करने के लिए जो खर्चा किया वो था 1 लाख रुपये का, और 1 लाख रुपये का खर्चा जो हमने रिपेयर में डाल दिया। तो आपने तो खर्चा उसको रिपेयर करने के लिए तो किया था, रिपेयर में डलना चाहिए था। जो खर्चा आपने रिपेयर के लिए किया है वो रिपेयर में डलना चाहिए। इसमें गलती क्या होगी, गलती ये होगी भाई कि अगर आपने 11वीं क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं एक, मान लो ये एक सेलर की शॉप है और ये आपकी फैक्ट्री है। ये बंदा मशीन बनाता है, यानी ओल्ड मशीनरी यहाँ से आपने खरीदी या कोई भी मशीनरी आपने खरीदी। ये मशीनरी आपने यहाँ से खरीदी, मान लो 50,000 की खरीदी, और फिर इस मशीनरी को आपने अपने यहाँ तक ले जाना, फैक्ट्री तक ले जाना। अब यहीं पे तो काम शुरू नहीं करोगे, फैक्ट्री तक तो ले जाओगे मशीनरी को। तो फैक्ट्री तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो आपका पड़ गया 20,000 रुपये का। और मशीनरी यहाँ ट्रक में डाल के आप यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे आपने उसको उतारा तो आपने वेजेस दिए 10,000 के, और फिर इसको इंस्टॉल करवाया। यहाँ पे इंस्टॉल हुई यहाँ पे
इंस्टॉल करवाया, उसके लिए आपने 5,000 रुपये दिए, तो जाके मशीनरी आपकी फैक्ट्री में रेडी टू यूज़ हुई। रेडी टू यूज़, क्या आप उस पर आप काम कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। भैया आपने मशीन खरीदी तो कोई यहाँ पे काम कर सकते हैं? नहीं। आपने उसको जब तक फैक्ट्री नहीं ले जाओ तो फैक्ट्री लेके गए, फैक्ट्री में अब क्या फैक्ट्री के बाहर ही काम शुरू कर दोगे? नहीं, आपने उसको उतरवाया और आपने फैक्ट्री में रखवाया, फैक्ट्री में रखते ही काम शुरू कर दो? नहीं, उसको इंस्टॉल करोगे, फिट करोगे, तब आपने फिटिंग के 5,000 रुपये दिए, अब वो रेडी टू यूज़ होगी। तो एक बात याद रखना, जब तक कि कोई एसेट रेडी टू यूज़ यानी इस्तेमाल करने के लायक ना हो जाए, उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो मशीनरी के नाम से आता है। यानी कि आप ये नहीं बोलोगे मशीनरी मेरी 50,000 की आई थी, आप क्या बोलोगे मशीनरी मेरी कितने की आई? 70, 80, 85,000 की मशीन, या मशीनरी की वैल्यू कितनी आएगी? 85,000। यानी बैलेंस शीट में आप मशीनरी की वैल्यू कितनी शो करोगे? 85,000 की। रेडी टू यूज़ तक जितना भी खर्चा होता है किसी भी नाम से हो, किसी भी नाम से हो, वो हमारे एसेट का पार्ट होगा रेडी टू यूज़ होने के लिए। अब इस क्वेश्चन में आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, कितने की खरीदी हमें नहीं पता, आपने खरीदी कितने हमें नहीं पता, लेकिन आपने उसके ऊपर 1 लाख का खर्चा किया उसको रिपेयर कराने के लिए। भाई ओवरहॉलिंग कॉस्ट है, मतलब उसको इस्तेमाल करने के लायक बनाने के लिए, उसको फिलिंग करने के लिए, उसके अंदर कोई कमी थी उसको ठीक करने के लिए। जब तक तो कमी ठीक नहीं करोगे ठीक चलेगी नहीं मशीनरी। यानी रेडी टू यूज़ करने के लिए आपने 1 लाख रुपये खर्चा किया, तो क्या मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपये से बढ़ गई? हाँ, तो मशीनरी वो 1 लाख इंक्लूड करके चलेगी, और गलती भी सिर्फ इसकी हुई है, इस अमाउंट की कोई गलती नहीं की, तो हमें इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको देखना है 1 लाख की गलती हुई है तो जो गलती उसको रेक्टिफाई करेंगे। जो 1 लाख रुपये आपने क्या कर दिया? P&L में डाल दिया टू रिपेयर। अब जब भी मशीनरी की गलती होती है उसमें 2 गलतियां होती है, ध्यान रखना, उसमें 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब भी एसेट की गलती होती है। एसेट आपने 1 लाख रुपये यहाँ पे डाल दिया, अब इसको हटाओगे, इसको हटाने के लिए क्या करोगे आप? माइनस होगा, इसको हटाने के लिए क्या करोगे? तो प्लस। इसको हटाओगे तो कहाँ चली जाएगी ये? बैलेंस शीट में। जब इसको हटाओगे तो कहाँ जाएगी ये? बैलेंस शीट में आएगा 1 लाख रुपये, और जब बैलेंस शीट में आएगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन को ठीक करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, ध्यान से पॉइंट को सुन लो, क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन ध्यान से पॉइंट को सुनो कि भाई हमने 17-18 में 1 लाख रुपए की गड़बड़ की, तो 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिए ठीक करने के लिए। अब ये 1 लाख रुपये मेरे मशीनरी में चले गए, मशीन में ऐड कर दिया, ठीक कर दिया, 1 लाख रुपये ठीक कर दिया। लेकिन अब इस मशीनरी के ऊपर वैसे नॉर्मली डेप्रिसिएशन कितनी लगती थी? 20% की। तो क्या इसके ऊपर 20% की डेप्रिसिएशन लगती अगर आपने ठीक किया होगा? तो जब इसको हटा रहे हो, अगर रिपेयर यहाँ पे नहीं होती, आपने मशीनरी में डाला होता तो इस साल में आपने डेप्रिसिएशन डाली होती, जो कि अब नहीं डाली हुई है वैसे तो एक्चुअली में P&L में नहीं डाली ना, लेकिन अगर आपने सही डाली होती तो डालते, तो आप डाल दो ना यार। जब आप इस 1 लाख रुपये को ठीक कर रहे हो तो उसकी डेप्रिसिएशन को भी ठीक करो। और ये 9 महीने इस्तेमाल किए, क्यों? क्वेश्चन कह रहा है कि आप मशीनरी जब खरीद के लाए थे वो कब लेके आए थे? 1 जुलाई 2017 को, और इस ईयर की गलती है तो 9 महीने की आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई। इस 9 महीने की डेप्रिसिएशन आपको लगानी पड़ेगी 20%। तो 1 लाख के ऊपर 20% 9 मंथ का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? उसमें 15,000 का। मैं कैलकुलेटर पर चेक कर लेता हूँ एक बार। 15,000 का डेप्रिसिएशन। अब इसमें एक और चीज़, जब भी मशीनरी में कोई गलती होगी, डेप्रिसिएशन की गलती होगी, इसमें 2 एडजस्टमेंट होगा, उससे अगला साल भी अगर आप इंक्लूड कर रहे हो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, अगला साल भी इंक्लूड कर रहे हो, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी, यानी डेप्रिसिएशन का खर्चा यहाँ पे भी आएगा, इसकी गलती यहाँ पे भी हुई होगी, और अगला साल भी इंक्लूड कर रहे हो तो ऐसे चलता ही जाएगा वो गलती। क्यों? एक बात बताओ, जब आपने मशीनरी यहीं पर इस साल में मशीनरी 17-18 में मशीनरी डाली ही नहीं थी मशीनरी अकाउंट, अभी तो आप ठीक कर रहे हो ना, अब इस साल तो आप ठीक कर रहे हो, बस रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। 17-18 में आपने मशीनरी रिपेयर में डाली थी तो इस साल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया था, तो क्या अगले साल भी नहीं किया होगा? उससे अगले साल भी नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। तो अब जब रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो सारे सालों का रेक्टिफिकेशन होगा। और इस क्वेश्चन में जो बोला गया था कि आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करनी है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो वैल्यू गिर जाती है उस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। तो भाई 1 लाख की चीज़ थी, इसके ऊपर 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा था 9 महीने का 17-18 में, तो ये 85,000 की हो गई। तो 18-19 में कितना डेप्रिसिएशन, अगले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 85,000 के ऊपर 20% पूरे साल का। अब तो 12 महीने पूरा यूज़ है ना, यानी 17,000 का, तो इस साल में 17,000 हमारा माइनस होगा।
अब ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मैंने इसका पूरा फॉर्मेट बना रखा है, तो ये जल्दी से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया क्वेश्चन में? 3 साल का। सम के लिए हमें निकालेंगे, और क्वेश्चन में ध्यान रखना जब भी डेट का क्वेश्चन दिया हो तो आप ऐसे ईयर लिखो 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि साल तो यही होता है ना। इसमें डेट दी हुई थी 1 जुलाई का, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। तो 90,000 मेरा नुकसान था, तो मैंने 90,000 माइनस में लिख दिया। 1,60,000, 1,50,000, 65,000 और 1,77,000। इसकी रेक्टिफिकेशन मैंने बता दिया, मैं बुक नहीं दिखाऊंगा, हम सीधा कर लेते हैं। -50,000 प्रॉफिट था, तो माइनस करेंगे हटाने के लिए। अगले साल में लॉस था 20,000 का एबनॉर्मल, तो उसको क्या करेंगे? प्लस। सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ पे था, उल्टा कर दिया। 16 में था, 16 में 2016 में था ये जो था, तो ये 50,000 माइनस यहाँ पे होगा। 1.5 लाख में जो होगा प्लस 20,000 होगा। फिर अगले साल में जो गलती थी वो 17-18 में थी, 17-18 में गलती थी हमारी, और वो गलती क्या थी? हमने 1 लाख रुपये को ऐड करना था। 17-18 में गलती थी 1 लाख रुपये को ऐड करना था, क्योंकि हमने उसको हमने उसको गलती से रिपेयर में डाल दिया था। उसको प्लस करेंगे हटाने के लिए, और डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी थी? 15,000 की। अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी निकली थी हमारी? 17,000 की, मैं समझा चुका हूँ। तो इसका टोटल मैंने कर लिया वीडियो पोस्ट करके। इसका टोटल ये है 90,000 ऐसे लिख दिया, 1,10,000 ही, और इसका टोटल आया 5 लाख, जो मैंने सोल्व कर लिया था। अब मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा। 5 लाख मेरा नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल है, सम है 5 = 1 लाख आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे मैं 1 लाख एवरेज प्रॉफिट है हमारा, तो ये 3 लाख हमारा क्या हो गया? गुडविल हो गया। तो आज हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के जितने भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन थे सारे ट्राई कर लिए इस बुक के। तो कल अगली क्लास में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ही कर लेंगे सीधे ही, बीच में क्वेश्चन छोड़ देंगे, सीधा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन हमारा चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।